जी बहुत अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। बस नॉरसेट में एक चीज जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी होती है वो होती है क्वेश्चन रीडिंग। क्वेश्चन को इतने तल्लीनता से इतनी कंसंट्रेशन के साथ रीड आउट कीजिएगा कि उसमें छुपी हुई माइन्यूट से माइन्यूट जो एग्जामिनर ने पॉइंट्स डाले आपको कंफ्यूज करने के वो आपकी पकड़ में आ जाए। इस तरह से क्वेश्चन को रीड आउट करना है। क्या कह रहा है? द नर्स इंस्ट्रक्ट ए क्लाइंट, एक नर्स एक क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करती है विद क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। याद रखेगा पेशेंट कौन से पैंक्रेटाइटिस का है? क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का है। पहला कंफ्यूजिंग पॉइंट यहां आ गया। अबाउट मेजर्स टू प्रिवेंट, किस क्या करने के लिए? प्रिवेंट करने के लिए। क्या प्रिवेंट करने के लिए? एक्सासर्बेशन, यानी बीमारी जब सीवियर रूप लेने लग जाती है तो उसे एक्सासर्बेशन कहते हैं। तो याद रखेगा पैंक्रेटाइटिस के एक्सासर्बेशन को रोकने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जाएंगे ये इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। एंड प्रोवाइड्स विच इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट, क्लाइंट को क्या एजुकेशन दी जाएगी। देखिएगा बेटा जी ऑप्शन आपके पास में आए हैं, उससे पहले हल्का सा छोटा सा पोस्टमार्टम हम कर देते हैं पैंक्रेटाइटिस का। जी हाँ, पैंक्रेटाइटिस का हल्का सा पोस्टमार्टम कर दिया जाता है डियर। पैंक्रेटाइटिस के केस में आप जानते हैं देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज, इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के पैरेन्काइमा का, पैंक्रियाज के पैरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन होना, इंटरस्टिशियल टिश्यू का नहीं, जो मेन स्ट्रक्चर्स होती है, जो एसिनाई होती है और जो डक्ट होती है, एसिनाई और डक्ट जो होती है पैंक्रियाज की, उन्हें पैंक्रियाटिक पैरेन्काइमा बोला जाता है और उनका इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है डियर? पैंक्रेटाइटिस कहलाता है। पैंक्रेटाइटिस दो टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज एक्यूट पैंक्रेटाइटिस एंड द सेकंड वन इज क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस एंड क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस अगर सडन ऑनसेट हो गया, अचानक पैदा हो गई है तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होगी, और कई महीनों और कई सालों में धीरे धीरे इंसीडियस ऑनसेट हुआ है तो क्रोनिक होगी। एक्यूट का आपसे मोस्ट कॉमन कोज पूछा जाएगा, फटाफट बोलेगा मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा एक्यूट का और मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा क्रोनिक का। फटाफट आने दीजिएगा। गुड इवनिंग बेटा जी, आसिफ हुसैन टोंक फाटक से। देखिएगा बेटा एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज आपके सामने होगा बाइल स्टोन, बाइल स्टोन, और क्रोनिक का मोस्ट कॉमन कोज होगा एल्कोहल, एल्कोहल होगी। इसका फर्स्ट कोज तो होगा बाइल स्टोन और सेकंड कोज क्या होगा? एल्कोहल होगा। एल्कोहल एक्यूट का भी कारण होता है, एल्कोहल क्रोनिक का भी कारण होता है, दोनों का कारण है। सो अल्टीमेट अगर आपसे कोज पूछ लिया जाए, अल्टीमेटली मोस्ट कॉमन कोज पूछ लिया जाए पैंक्रेटाइटिस का, ना क्वेश्चन में एक्यूट आया है ना क्वेश्चन में क्रोनिक आया है, केवल पैंक्रेटाइटिस का क्वेश्चन पूछ लिया है तो आपका जवाब क्या होगा डियर? एल्कोहल होगा। लेकिन अगर एक्यूट पूछे तो मोस्ट कॉमन कोज बाइल साल्ट होगा, बाइल स्टोन होगा सॉरी, और अगर क्रोनिक पूछे तो मोस्ट कॉमन कोज कौन होगा? एल्कोहल होगा। ये कांसेप्ट क्लियर कीजिएगा। बिल्कुल सही कह रहे सन्नी कंडेला जी दारू। एक्यूट का सबसे बड़ा कारण बाइल स्टोन होगा, क्रोनिक का सबसे बड़ा कारण एल्कोहल होगा, ओवरऑल सबसे बड़ा कारण भी कौन होगा? एल्कोहल होगा। क्लियर है जी, वेरी गुड भैया। अब देखिएगा दूसरी चीज इस पैंक्रेटाइटिस के केस में जो आपको देखने को मिलती है, जहां से बहुत क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो आते हैं कि मोस्ट कॉमन, मोस्ट इनिशियली कहां स्टार्ट होता है प्रोसेस में? प्रोसेस सबसे पहले कहां स्टार्ट होता है? इनिशियल पार्ट अफेक्टेड, इनिशियल पार्ट अफेक्टेड। सबसे पहले कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? ये पैंक्रिया जैसा होता है दादाजी की छड़ी के जैसा, ये हिस्सा कहलाता है हेड, ये हिस्सा हो गया नेक, ये हो गया बॉडी, और लास्ट में हिस्सा कौन हो गया? टेल। याद रखिएगा सबसे पहले हेड प्रभावित होगा, चाहे पैंक्रेटाइटिस हो चाहे पैंक्रेटिक कैंसर हो, इनिशियल पार्ट टू बी अफेक्टेड इज हेड होगा, हेड से फिर नेक, बॉडी और टेल के अंदर जाएगा। पैंक्रियाज से दो प्रकार की ग्लैंड होती है, पैंक्रियाज एक्सोक्राइनल ग्लैंड भी होती है और पैंक्रियाज एंडोक्राइनल ग्लैंड भी होती है। दोनों में से पैंक्रेटाइटिस में मोस्ट कॉमनली कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? जी हां, एक्सोक्राइनल पार्ट। पैंक्रियाज 99% एक्सोक्राइनल होता है और 1% ही एंडोक्राइनल होता है। कांसेप्ट क्लियर कीजिएगा। माना मिक्स ग्लैंड है लेकिन पैंक्रियाज का 99% पार्ट एक्सोक्राइनल है, केवल 1% पार्ट एंडोक्राइनल है। जब इतना पार्ट ही है तो प्रभावित भी सबसे ज्यादा कौन सा होगा बेटा जी? एक्सोक्राइनल पार्ट ही होगा। ये कांसेप्ट भी क्लियर कीजिएगा। एक चीज आपको याद रखना है, जब भी पैंक्रेटाइटिस की बात करें आपको एक क्लिनिकल फीचर याद रखना है बेटा जी, हाइपोटेंशन। जी हां, पैंक्रेटाइटिस के केस में हाइपोटेंशन होगा ही होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन, यंग एज एंड क्रोनिक एल्कोहल। ये आज की तारीख की जमा पीढ़ी पे बहुत ही सटीक बैठता है। अगर कोई पेशेंट आपके पास हिस्ट्री लेके आ रहा है कि उसको लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में दर्द हो रहा है, राइट अपर क्वाड्रेंट में लीवर हो गया, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पैंक्रियाज हो गया, अगर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन की शिकायत लेके आता है और पेशेंट यंग एज का है, जवान है, 20 से 40 साल की उम्र का है, क्रोनिक एल्कोहल का सेवन कर रहा है, उसका ब्लड प्रेशर कम आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कोई टेस्ट भी करवाने की जरूरत नहीं। आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि पेशेंट कौन सी बीमारी से सफर कर रहा है? पैंक्रेटाइटिस से सफर कर रहा है। बिल्कुल, रामदेव जी नर्सिंग ऑफिसर हैं बिहार में, स्वागत है डियर, आपका स्वागत है। ओके डियर, वेरी गुड। अब देखिएगा यंग एज, क्रोनिक एल्कोहल एंड हाइपोटेंशन, ये सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है। पैंक्रेटाइटिस हो जाएगा, इसका मतलब पैंक्रेटिक एंजाइम्स रिलीज नहीं होंगे। अगर पैंक्रेटाइटिस हो गया तो पैंक्रेटिक एंजाइम्स रिलीज नहीं होंगे, और पैंक्रेटिक एंजाइम्स रिलीज नहीं होंगे तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा। हम बोले तो फूड का भी डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि फूड का या फैट का सबसे ज्यादा डाइजेशन पैंक्रेटिक एंजाइम्स करते हैं। तो पेशेंट को क्या हो जाएगा बेटा जी? वेट लॉस होने लग जाएगा। जब तक डाइजेशन नहीं तब तक एब्जॉर्प्शन नहीं, इसलिए बॉडी में मौजूद फैट काम में आएगी तो वेट लॉस हो जाएगा, स्टीएटोरिया होगा। फैट में जो फैट खाएगा वो अनडाइजेस्टेड स्टूल में बाहर आ जाएगी, स्टीएटोरिया देखने को मिलेगा, वेट लॉस होगा, स्टीएटोरिया होगा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा बेटा जी। पेन के बारे में एक खास चीज बता दूं, जो पैंक्रेटाइटिस का पेन होता है ये लेफ्ट शोल्डर में और बैक साइड में रेडिएट करता है। अगर इसके पेन का क्वेश्चन पूछ लिया जाए पैंक्रेटाइटिस का तो आपको जवाब देना है रेडिएट टू लेफ्ट शोल्डर। ये कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं।
गॉल ब्लैडर का राइट शोल्डर में और पेंक्रियाज का लेफ्ट शोल्डर में जाता है अगर पेंक्रेटाइटिस है या पेंक्रेटिक कैंसर है। और साथ ही साथ बैक साइड में पीठ पे भी दर्द फील होता है, बैक साइड में दर्द फील होता है, यहाँ बैक साइड में पेन फील होगा, लेफ्ट शोल्डर में पेन फील होगा पेंक्रेटाइटिस के केस में रेडिएट होके। ओके डियर, अब देखिएगा आगे की चीज, इतने सारी कंसेप्ट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है इकाइमोसिस का। इकाइमोसिस का मतलब सबक्यूटेनियसली ब्लड, स्किन के नीचे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, स्किन के नीचे ब्लड का एक्युमुलेट हो जाना क्या कहलाएगा? इकाइमोसिस कहलाएगा। और 3 साइन देखने को मिलेंगे, हमेशा याद रखिएगा 3 साइन देखने को मिलेंगे। कहां-कहां ब्लड इकट्ठा हो जाएगा? सर अम्बलाइकस के चारों तरफ इकट्ठा हो गया है, बिल्कुल सही कहा। अगर ब्लड अम्बलाइकस के चारों तरफ इकट्ठा हो गया है या फिर इस फ्लैंक एरिया में लंबर एरिया में इकट्ठा हो गया है और या फिर इंग्वाइनल एरिया में इकट्ठा हो गया है, याद रखिएगा 3 साइड्स होती है जहां ब्लड इकट्ठा हो सकता है। अगर इस फ्लैंक एरिया में इकट्ठा हुआ है, दिस इज नोन एज ग्रे टर्नर साइन, इसे ग्रे टर्नर साइन कहा जाएगा। अगर अम्बलाइकस के चारों तरफ हो गया है तो इसे कूलन साइन कहा जाएगा और इंग्वाइनल एरिया में हो गया तो इसे फॉक्स साइन कहा जाएगा। इन 3 साइन को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ टर्न आ रहा है, यहाँ से बंदा सीधा आ जाएगा, जबकि यूं करेगा तो टर्न आ जाएगा, टर्न आ जाएगा, इसलिए टर्नर साइन हो गया, ये कूलन साइन हो गया और ये इंग्वाइनल एरिया कौन सा साइन हो गया? फॉक्स साइन हो गया। 2 साइन नहीं 3 साइन होते हैं बेटा जी, क्लियर कर लीजिएगा। 3 साइन होते हैं, ग्रे टर्नर साइन हो गया, कूलन साइन हो गया और इंग्वाइनल एरिया में फॉक्स साइन हो गया। ये 3 साइन देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं कि सर इसकी वजह से क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पेंक्रेटाइटिस की वजह से क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखिएगा अगर ये पेंक्रियाज है और अगर इसका इन्फ्लामेशन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया इसका मतलब बहुत बड़ा एरिया डैमेज हो गया है, बहुत बड़ा एरिया नेक्रोसिस हो गया है, यानी मेजर नेक्रोसिस हुआ है। याद रखिएगा मेजर नेक्रोसिस, मेजर नेक्रोसिस हुआ है। ऐसी कैसी बीमारी कौन सी है? लीवर सिरोसिस। दोनों का साथ ही बता रहा हूं, चाहे लीवर सिरोसिस की बात की जाए चाहे क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस की बात की जाए, इन दोनों ही बीमारियों में क्या होगा? बहुत बड़ा एरिया नेक्रोटिक हो जाएगा, बहुत बड़ा एरिया डेड हो जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। इतना बड़ा डेड एरिया, क्या डेड इंसान को हम अपने घर में रखते हैं क्या? नहीं रखते, उनका क्रियाक्रम कर दिया जाता है। डेड टिश्यू को भी बॉडी अपने पास नहीं रखना चाहती, उसका क्रियाक्रम कर देती है। कैसे क्रियाक्रम करती है बेटा जी? देखिएगा अगर थोड़ा सा होगा, अगर छोटा डेड टिश्यू होगा तो सराउंडिंग टिश्यू उसका एब्जॉर्प्शन कर देगा और उसको वहां से हटा देगा, और छोटा होगा तो फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। जो फेगोसाइटिक सेल है वो उसको वहां से एनगल्फ कर जाएगी, उसका फेगोसाइटोसिस कर देगी, उस डेड टिश्यू को रिमूव कर देगी। लेकिन इतना बड़ा, जब इतना बड़ा डेड टिश्यू होगा याद रखिएगा, तो बॉडी उसको रिमूव नहीं कर पाएगी। तो डेड टिश्यू को रिमूव नहीं कर पाएगी तो क्या किया जाएगा? ब्लड में से, हमेशा याद रखना, ब्लड में से कैल्शियम को निकाल के और इस डेड टिश्यू में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। इस डेड टिश्यू में कैल्शियम डिपॉजिट कर दिया जाएगा, कैल्सिफिकेशन कर दिया जाएगा डेड टिश्यू का। डेड टिश्यू का कैल्सिफिकेशन कर दिया जाता है और डेड टिश्यू का कैल्सिफिकेशन करेंगे तो कैल्शियम कहां से आएगा? ब्लड से आएगा। इतना ज्यादा कैल्सिफिकेशन होगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा? सर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम कम हो जाएगा ब्लड में और बंदे को क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। इसलिए जब भी लीवर सिरोसिस का पेशेंट हो या क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस का पेशेंट हो, उनमें हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है और इसको ठीक करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर किया जाता है लीवर सिरोसिस में भी और क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस में भी। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। बिल्कुल पप्पू कुमाऊ जी उसी पे आएंगे बेटा जी, चिंता ना करें। अब आगे देखिएगा तो अगली चीज क्या कही जा रही है, इसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? इसके अलावा देखिएगा और क्या कॉम्प्लिकेशन होगा। अगर पेंक्रियाज डिस्ट्रॉय होगा, अगर पेंक्रियाज डिस्ट्रॉय होगा तो एक्सोक्राइनल पार्ट तो होगा ही होगा, उसके साथ एंडोक्राइनल पार्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब किसका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा? इंसुलिन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा और पेशेंट विल सफर फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 हो जाएगा। ऐसे केस में पेशेंट को जिंदगी भर क्या देना पड़ेगा? उसके बाद आपको बाहर से इंसुलिन थेरेपी देनी पड़ेगी। सो हाइपरकैल्सीमिया इज अ कॉम्प्लिकेशन, सॉरी हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया, ये 2 कॉम्प्लिकेशन हुए। तीसरा कॉम्प्लिकेशन बहुत ही जबरदस्त होता है, ये पेंक्रियाज होता है। पेंक्रियाज में एसिनाई होते हैं और एसिनाई में भरे रहते हैं एंजाइम्स बेटा जी, एंजाइम्स भरे रहते हैं और ये ऑटो डाइजेशन कर देते हैं। पेंक्रेटाइटिस का मतलब होता है ऑटो डाइजेशन, खुद पेंक्रियाज को खा जाना, और जब पेंक्रियाज को खा जाएंगे तो बम्बार्डमेंट होगा, सारा पेंक्रियाज रप्चर हो जाएगा, आसपास के बहुत सारे टिश्यूज को डैमेज करेगा, सीवियर हेमरेज होगा, पेशेंट को इंटरनल हेमरेज होगा, पेशेंट को सीवियर असाइटिस होगा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मैंने, अरे कैसी असाइटिस होगी? सीवियर असाइटिस होगी, जबरदस्त असाइटिस होगी। अब गौर से देखिएगा इस असाइटिस की वजह से क्या होगा। ये पेशेंट की एब्डोमिनल कैविटी है और इस एब्डोमिनल कैविटी में ब्लड वेसल्स मौजूद है। यस, ये आपके सामने ब्लड वेसल बना दी 1 एंड 2, ये ब्लड वेसल बना दी। अगर पेशेंट को सीवियर असाइटिस हो जाएगा तो इंक्रीज्ड एब्डोमिनल प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। सीवियर असाइटिस में बहुत ज्यादा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है और ये जो ब्लड वेसल्स होगी बेटा जी, ये स्क्वीज कर जाएगी, पिचक जाएगी। जी हां, ये नैरो हो जाएगी, स्क्वीज कर जाएगी। इतना प्रेशर होगा तो इन ब्लड वेसल्स को दबा देगा और ये ब्लड वेसल स्क्वीज हो जाएगी। इस चीज को कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहा जाता है। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम केवल फ्रैक्चर के केस में हो, प्लास्टर कास्ट के केस में हो, बर्न के केस में हो, ऐसा नहीं है। बर्न के केस में भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, टाइट प्लास्टर कास्ट लगा दिया तो भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, इंटरनल हेमरेज होने से या एडिमा से कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, और याद रखिएगा सीवियर असाइटिस से पेरिटोनियल कैविटी में सीवियर फ्लूइड भरने से भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है। क्लियर है बेटा जी? ये कंसेप्ट भी याद रखिएगा। जब ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है पेंक्रेटाइटिस के केस में, और एट लास्ट पेशेंट की क्या हो जाती है डियर? डेथ हो जाती है। इसलिए ये कंसेप्ट हमेशा याद रखेगा। चलेगा, वेरी गुड। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा। गुड इवनिंग योगेश गिरी जी, ये कंसेप्ट क्लियर करके रखिएगा बेटा जी। चलेगा, तो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली किसके बारे में? क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस के बारे में। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस का पेशेंट है जिसमें एक्सासर्बेशन हो रहा है, यानी सीवियर हो रहा मामला। एक्सासर्बेशन यानी सीवियरिटी का बढ़ना। उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा? साटा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाएगा? ऑप्शन ए, पेशेंट को कहा जाएगा टू ईट प्लांट डाइट, बिना मिर्च मसाले वाला खाना खाने को कहा जाएगा।
अल्कोहल अवॉइड करने को कहा जाएगा, सिगरेट स्मोकिंग अवॉइड करने को कहा जाएगा, कैफिनेटेड बेवरेजेस ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जिसमें कैफीन हो उसे अवॉइड किया जाएगा, ईट स्मॉल मील्स खाने को कहा जाएगा, और स्नैक्स हाई इन कैलोरी छोटे छोटे खाना और हाई कैलोरी खाना करने कहा जाएगा, हाई फैट लो प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट खाने को कहा जाएगा। चलिएगा फटाफट जवाब आने दीजिएगा बेटा जी। राइट आंसर क्या होगा डियर? ऋचा पटेल जी पूछे कि डायग्नोसिस क्या होगा पैंक्रेटाइटिस का, बता दूंगा बेटा इस क्वेश्चन के बाद, पहले आप जवाब दे दीजिएगा, इसके बाद आपको पैंक्रेटाइटिस का डायग्नोसिस भी बता दिया जाएगा। सचिन जी बेटा जी जब पैंक्रियाज के एंजाइम पेरिटोनियम में जाएंगे तो एंजाइम पेरिटोनियम का डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, पेरिटोनियम डैमेज होगी और उसके बाद पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। पैंक्रियाज के एंजाइम्स पेरिटोनियम को डैमेज करेंगे और पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। BCF आ रहा है 1 2 3 4 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है भैया। एंड द राइट आंसर इज 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 राइट आंसर है, केवल 6 राइट आंसर नहीं है, बाकी पांचों के पांचों राइट आंसर है। देखिएगा डियर, जब भी पैंक्रेटाइटिस का केस देखने को मिलता है आपको डाइट सबसे ज्यादा फॉलो करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? पेशेंट को अवॉइड कराना पड़ता है। कैसा फूड? स्पाइसी फूड, क्योंकि इससे HCl ज्यादा पैदा होगा और गैस्ट्राइटिस वगैरह हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर डिजीज के कॉम्प्लिकेशन बहुत होते हैं किस केस में? पैंक्रेटाइटिस में। इसलिए पेशेंट को स्पाइसी खाना अवॉइड करने को बोला जाएगा। अरे पैदा करने वाला ही अल्कोहल था तो अल्कोहल को अवॉइड किया जाएगा, स्मोकिंग निकोटीन को अवॉइड किया जाएगा, कैफिनेटेड फूड या कॉफी को अवॉइड किया जाएगा। ये कांसेप्ट याद रखिएगा, इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, डाइट कैसी होनी चाहिए, चाहे लीवर का केस हो, चाहे गॉल ब्लैडर का केस हो, चाहे पैंक्रियाज का केस हो, इन तीनों ही केस में आपको क्या करना पड़ता है तो सुनिएगा, इन तीनों ही केस में पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट हाई देना पड़ता है, प्रोटीन कम करना पड़ता है, लो प्रोटीन। लीवर का केस है, गॉल ब्लैडर का केस है, प्रोटीन कम करना पड़ता है, और पैंक्रियाज वगैरह का केस है तो फैट कम करना पड़ता है। इन तीनों ही ऑर्गन के डिसऑर्डर में फैट कम करनी पड़ती है, प्रोटीन कम करना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना पड़ता है। और आप इसीलिए जानते हैं कि जब भी किसी पेशेंट को जॉइंटिस वगैरह होता है, हेपेटाइटिस होता है, उसको रसगुल्ला खाने को कहा जाता है, उसको शुगर कैन जूस पीने को कहा जाता है, गन्ने का जूस पीने को कहा जाता है। जब भी इन तीन ऑर्गन की बीमारियां होती है, गन्ने का जूस पीने को कहा जाता है बेटा जी, और साथ ही साथ उसको रसगुल्ला खाने को कहा जाता है। मतलब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लो, लो प्रोटीन डाइट लो और लो फैटी डाइट लो। ये कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। डाइट ब्लैंड होनी चाहिए, बिना मिर्च मसाले वाली होनी चाहिए, साथ ही साथ स्मॉल डाइट होनी चाहिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट होनी चाहिए। भारी भरकम डाइट नहीं खानी, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट होनी चाहिए। हैवी मील अवॉइड करनी है, भारी भरकम खाना नहीं खाना है बेटा जी। चलेगा, अब आपके ऑप्शंस देखिएगा क्या कह रहे हैं। ब्लाइंड डाइट खाना है, बिल्कुल सही है। अल्कोहल को अवॉइड करना है, सही बात है। सिगरेट अवॉइड करनी है, सही बात है। कॉफी को अवॉइड करना है, बिल्कुल सही है। स्मॉल मील लेनी है, बिल्कुल सही है। और हाई इन कैलोरीज लेने, जहां कहीं भी कैलोरी वर्ड है आप क्या मान के कैलकुलेट करेंगे, उसे कार्बोहाइड्रेट मान के कैलकुलेट किया कीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही होगा। बिल्कुल सही, हाई कैलोरी यानी हाई कार्बोहाइड्रेट खाना खाएगा। हाई फैटी डाइट नहीं भैया, गलत हो गया, फैट हाई नहीं होनी चाहिए। सो द राइट आंसर इज 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही कह रहे हैं कैलाश जी। दैट हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट एंड लो प्रोटीन, ये इन तीनों ही जो ऑर्गन्स है, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज, उनमें दिया जाता है। सर ऐसा क्यों, किसके लिए पूछ रहे बेटा जी? आप बता चुके हैं कि जीआईटी में ईसोफेगस हुआ, स्टमक हुआ, डिओडिनम हुआ, यूं याद रखिएगा। और यहाँ पाया जाता है पैंक्रियाज। हल्का सा प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ होता है, हल्का सा प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ होता है, ठीक है। माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। मान के चलिए 1% डाइजेशन हुआ, मान लीजिए 10% डाइजेशन हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी का डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का भी पूरा डाइजेशन यहाँ होगा, प्रोटीन का भी पूरा डाइजेशन यहाँ होगा, और फैट का भी पूरा डाइजेशन यहाँ होगा। 99% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, 90% प्रोटीन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, और 100% फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये करता कौन है? तो जवाब आएगा, ये करता है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। जी हां, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स ऐसा करते हैं बेटा जी। अब देखिएगा, अगर आप पैंक्रेटाइटिस को रोकना चाहते हैं तो इस ऑर्गन को आराम दीजिएगा, इसे रेस्ट दीजिएगा। और रेस्ट देने का मतलब है पैंक्रेटिक एंजाइम्स रिलीज नहीं होने चाहिए, इसलिए काम नहीं करना चाहिए। काम कब नहीं करेगा? जब फैट नहीं देंगे, प्रोटीन नहीं देंगे, कार्बोहाइड्रेट तीनों ही नहीं देंगे, तो काम कैसे चलेगा? चलो कोई नहीं, तो ऐसी चीज दे दो जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ऐसी चीज दे दे। कायदे से देना तो तीनों कोई नहीं है, कार्बोहाइड्रेट को भी मॉडरेट दियो, प्रोटीन अवॉइड करो, लो कर दो, फैट लो कर दो, सर काम कैसे चलेगा फिर? इसलिए ऐसी चीज दो जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। वो कौन सी चीज होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। इसलिए हाई कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है ऋचा पटेल जी। हाई कार्बोहाइड्रेट इसलिए बिकॉज इट इज इजीली डाइजेस्टेबल। आपको कैलोरी तो देनी पड़ेगी। बीमार आदमी जो भी कोई किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, उसकी कैलोरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है हमेशा, याद रखिएगा। 2000 से 3000 जो आपकी किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट है पर डे की, वो बढ़ जाती है इलनेस के केस में। इसलिए उसे ज्यादा कैलोरी वाला खाना दिया जाएगा, और ज्यादा कैलोरी बोले तो कार्बोहाइड्रेट इजीली डाइजेस्टेबल फूड दिया जाएगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे यही देख लीजिएगा। पैंक्रेटाइटिस के केस को डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा? तो बेटा जी सबसे कंफर्मेटिव टेस्ट जो होता है, कंफर्मेटिव टेस्ट होता है CECT। कंफर्मेटिव टेस्ट इज CECT। CECT का मतलब कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन। कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन, ऐसा सीटी स्कैन जिसमें डाई काम में ली गई है, ऐसा सीटी स्कैन जिसमें डाई काम में ली गई है, कॉन्ट्रास्ट डाई काम में ली गई है, उसे CECT कहा जाता है। एंड इट इज कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर पैंक्रेटाइटिस। पैंक्रेटाइटिस का केस है। सर पेन कौन सी पोजीशन देकर सबसाइड हो जाता है पैंक्रेटाइटिस का? कृतिका दीक्षित बेटा जी आगे की तरफ लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन। चलो आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर कौन सी पोजीशन दी जाएगी, तो लेफ्ट लेटरल नहीं दी जाएगी, याद रखना। लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन, लीनिंग फॉरवर्ड, पेशेंट को आगे की तरफ झुका के बिठाया जाएगा, लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन दी जाती है। पेशेंट को आगे की तरफ झुका दिया जाता है, लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन। ओके डरिएगा, चलेगा।
लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन दी जाएगी, ये ऑप्शन में ना हो, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आपको कौन सी पोजीशन सेलेक्ट करनी होगी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन सेलेक्ट करेगी, लेफ्ट लेटरल नी टू चेस्ट, लेफ्ट लेटरल नी टू चेस्ट, ये वाली पोजीशन देनी होगी बेटा जी, लेफ्ट लेटरल नी टू चेस्ट पोजीशन देनी होगी, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, इस पोजीशन में पेशेंट को लेटाना होगा। जी हाँ, लेफ्ट लेटरल नी टू चेस्ट पोजीशन देनी होगी अगर ऑप्शन में ये ना हो, अदरवाइज योर राइट आंसर इज लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन, आगे की तरफ झुका के देंगे, इससे पैंक्रेटाइटिस आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। ओके डियर, चलेगा, वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश शाबाश। अब देखिएगा बेटा जी, आगे मूव करते हैं, एक चीज और डायग्नोसिस के बारे में, पैंक्रेटिक लाइपेज और पैंक्रेटिक एंजाइम, पैंक्रेटिक लाइपेज एंड पैंक्रेटिक एमाइलेज, ये दो, ये जिस प्रकार लीवर के लिए एसजीओटी एसजीपीटी होता है, जिस प्रकार हार्ट के लिए सीकेएमबी ट्रोपोनिन आई वगैरह होता है, उसी प्रकार पैंक्रियाज के लिए क्या होता है, पैंक्रियाज के लिए, थैंक यू डियर कृष्ण कुमार चौधरी, थैंक यू बेटा जी, पैंक्रेटिक लाइपेज और पैंक्रेटिक अमाइलेज ये चीजें होती है, ये ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। जब पैंक्रियाज डैमेज होता है तो ब्लड में इनका लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में इनका लेवल बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है। आपसे इसकी वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, याद रखिएगा, जब भी पैंक्रेटाइटिस होगा इन दोनों की वैल्यू 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। दोनों में से ज्यादा स्पेसिफिक कौन सा है, तो लाइपेज मोर स्पेसिफिक होता है, लाइपेज ज्यादा स्पेसिफिक होता है क्योंकि ये ज्यादा दिनों तक एलिवेटेड रहता है, केवल पैंक्रियाज से रिलीज होता है, हमेशा याद रखिएगा। अमाइलेज नहीं होगा, शिखा गुप्ता अमाइलेज नहीं होगा बेटा जी, लाइपेज होता है मोर स्पेसिफिक, लाइपेज इज मोर स्पेसिफिक देन अमाइलेज, अमाइलेज से ज्यादा स्पेसिफिक लाइपेज होगा, लाइपेज लाइपेज अमाइलेज नहीं होगा, लाइपेज ज्यादा स्पेसिफिक होता है क्योंकि ये केवल पैंक्रियाज से ही निकलता है, ये तो पैंक्रियाज के अलावा फेलोपियन ट्यूब से, इंटेस्टाइन वगैरह से भी रिलीज होता है और ये मोर डेज तक एलिवेटेड रहता है, ज्यादा दिनों तक एलिवेटेड रहता है। लाइपेज सो द मोर स्पेसिफिक पैंक्रेटिक इंडिकेटर इज लाइपेज देन अमाइलेज, ये कांसेप्ट क्लियर कीजिएगा, लाइपेज ज्यादा स्पेसिफिक होता है। ओके डियर, चलेगा, वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उस तरफ मूव करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, पैंक्रेटाइटिस का, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले लास्ट लाइन से स्टार्ट कीजिएगा, विच फूड, कौन सा खाना, शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड, हाईलाइट कीजिएगा, कौन से खाने को अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है, टू प्रिवेंट रिकरेंस, रिकरेंस यानी बीमारी का दोबारा डेवलप होना, दोबारा पैंक्रेटाइटिस डेवलप ना हो, इसलिए कौन से खाने को अवॉइड करने को कहा जा रहा है। क्वेश्चन रीड आउट कीजिएगा, द नर्स इज प्रोवाइडिंग होम केयर डाइटरी इंस्ट्रक्शन, एक नर्स है जो एक पेशेंट को डाइटरी इंस्ट्रक्शन दे रही है, टू ए क्लाइंट हु हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर पैंक्रेटाइटिस, जो पैंक्रेटाइटिस के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ था, अब ठीक हो गया है, उसमें दोबारा पैदा ना हो, इसलिए कौन से फूड आइटम्स को अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। फटाफट जवाब आने दीजिएगा, एक ही झटके में, टाइम नहीं करेंगे, फटाफट बोलेगा, चिली हुआ, बेगल्स हुआ, लेंटिल सूप हुआ, वाटरमेलन हुआ, फटाफट जवाब दीजिएगा, कौन से खाने को अवॉइड करना है। प्रतिमा रजवाड़े, लाइपेज बिल्कुल सही है, थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा बेटा जी कि कौन से फूड आइटम्स को अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आने दीजिएगा बेटा जी। पटना एम्स में क्वेश्चन आया था सर, लाइपेज ही है, बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल लाइपेज ही है, चिंता ना करें, ए होगा, बिल्कुल सही है, बी भी नहीं होगा, केवल साटा क्वेश्चन नहीं है भैया, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चन नहीं है, सिंगल है तो सिंगल का आप सभी जानते हैं। राइट आंसर बिल्कुल सही कहा, चिली भैया, अरे स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, चिली का मतलब मिर्च मसाला, अरे मिर्च की बात की जा रही है और इसको क्या करना है, अवॉइड करना है, बाकी ऑप्शंस में जाना ही नहीं था। अरे तरबूज की बात की जाए, नॉन स्पाइसी होते हैं, सारे के सारे फूड आइटम नॉन स्पाइसी है, चिली कैसा फूड है बेटा जी, स्पाइसी फूड है सर, बाकी का हमें पता ही नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यहाँ तो लिखा आ गया ना चिली, चिली बोले तो मिर्च लिखा आ गया, मिर्च स्पाइस है, स्पाइसी फूड है और इसको क्या किया जाना चाहिए, अवॉइड किया जाना चाहिए। सो योर राइट आंसर इज ए, स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है। चलिए बिल्कुल सही जा रहे हैं सर, 2 और 3 तो जानते ही नहीं है बेटा, जानने की जरूरत भी नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है, जब आपका आंसर 1 से ही काम चल रहा है तो बाकी को जानना ही नहीं है। बस इतना बता दूं, ऑल दीस फूड आइटम्स आर नॉन स्पाइसी, इतना ध्यान रखिएगा, ये सारे नॉन स्पाइसी है, चिंता ना करें। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इंडियन फूड्स के बारे में बोला जाएगा, आपको या इडली दे दी जाएगी ऐसे करके, आपको या जिलेटिन सूप दे दिया जाएगा, इस प्रकार आपको या तरबूज वाटरमेलन दे दिया जाएगा, इंडियन फूड्स के बारे में पूछ लिया जाएगा। सर लाइपेज एसटीपीटी P4 प्यारा, बिल्कुल सही है भैया जी, चलेगा, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा नेक्स्ट आपसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए क्लाइंट हैज बिगन मेडिकेशन थेरेपी विद पैंक्रियाटिकोलाइपेज, पहले इस क्वेश्चन की भूमिका सुनिएगा कि क्या होता है अगर किसी पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस है, अगर किसी पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस है तो एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि पैंक्रियाज डैमेज हो गया है, और पैंक्रियाज डैमेज हो गया इसका मतलब क्या होगा, नो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स पैदा नहीं होंगे, नो इंसुलिन, इंसुलिन भी पैदा नहीं होगा, याद रखेगा, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जिंदगी में आप कभी पैदा नहीं होंगे और जिंदगी में कभी इंसुलिन भी पैदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, इंसुलिन पैदा नहीं होगा तो लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी देनी पड़ेगी बाहर से, जिंदगी भर पेशेंट को इंसुलिन देना पड़ेगा, और क्या देने पड़ेंगे बाहर से, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स देने पड़ेंगे। जी हां, बाहर से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स देने पड़ेंगे डियर, लाइफ लॉन्ग पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और इंसुलिन देना पड़ेगा, ये कांसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। बिल्कुल सर, जिंदगी भर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और इंसुलिन देंगे पेशेंट को। अब ये किसका क्वेश्चन है, ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का क्वेश्चन है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का क्वेश्चन है, जिसका एक एग्जांपल है प्रोटीन हाई देंगे या लो देंगे बेटा, प्रोटीन हाई नहीं देंगे, लो देंगे, उसमें मॉडिफिकेशन कर दीजिएगा, सचिन जी ने बुक में मॉडिफिकेशन कर देना बेटा जी, लो प्रोटीन दिया जाएगा, हाई प्रोटीन नहीं दिया जाएगा, लो प्रोटीन दिया जाएगा। अब देखिएगा, ए पेशेंट हैज बिगन मेडिकेशन थेरेपी विद पैंक्रियालाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज के साथ पेशेंट ने मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया, पैंक्रियाटिक लाइपेज ले रहा है। द नर्स शुड टेल द क्लाइंट, नर्स क्लाइंट को बोल रही है कि द क्लाइंट शुड एक्सपेक्ट,
क्लाइंट एक्सपेक्ट करेगा विच टू ऑकर फ्रॉम दिस मेडिकेशन, इस मेडिकेशन से क्या एक्सपेक्ट करेगा, यानी मेडिकेशन के इफेक्ट पूछ रहा है, इस मेडिकेशन से क्या होगा। चार ऑप्शन आ गए। इस मेडिकेशन के देने से हार्ट बर्न रिलीव हो जाएगा, इस मेडिकेशन के देने से एब्डोमिनल पेन ठीक हो जाएगा, इस मेडिकेशन के देने से ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट होने लग जाएगा, और इस मेडिकेशन के देने से स्टूल में फैट कम आने लगेगी। जवाब आने दीजिएगा, इसके देने से स्टूल में फैट कम आने लगेगी, फटाफट बोलेगा, चलेगा। बिल्कुल सही बात है जुगल पचौरी जी, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा जी आप। डी होगा, ये भी जवाब आ गया है। सी भी दिया जा रहा है विकास वर्मा के द्वारा। चलिए बेटा जी, पैंक्रेटिक लाइपेज क्यों देंगे, तो जवाब आ गया बिल्कुल सही आपके सामने। राइट आंसर इज डी। यहाँ राइट आंसर इज डी, डी राइट आंसर है, डी राइट आंसर है। देखिएगा बेटा जी क्या कहा जा रहा है, जब भी पैंक्रेटाइटिस का केस होगा तो पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट को कौन कौन सी ड्रग्स दी जाएगी। पहली चीज देखिएगा, पैंक्रेटाइटिस के केस में S2 रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे, S2 रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे बेटा जी। क्यों देंगे, टू प्रिवेंट हार्ट बर्न। ये पेशेंट है, इसमें अगर हार्ट बर्न को रोकना है तो हार्ट बर्न को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट हार्ट बर्न, हार्ट बर्न को रोकने के लिए हम कह सकते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज को रोकने के लिए। क्यों होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज, देखिएगा ये आपका स्टमक है, यूं करके ये डियोडिनम है, यहाँ खाना खाया, यहाँ कौन पैदा हुआ, HCl, HCl कहाँ आ जाता था, डियोडिनम में। तब इधर से कौन आता था सर, इधर से पैंक्रेटिक जूस आता था, और पैंक्रेटिक जूस की पीएच कैसी होती थी, एल्केलाइन पीएच हुआ करती थी, और ये एल्केलाइन पीएच इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते थे। अब पैंक्रेटाइटिस हो गया है, पैंक्रेटाइटिस हो गया यानी इधर से कौन नहीं आएगा, इधर से पैंक्रेटिक जूस नहीं आएगा। अगर पैंक्रेटिक जूस नहीं आएगा तो इधर से आने वाले HCl को कोई न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, और कौन सी बीमारी प्रिवेंट हो जाएगी बेटा जी, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाएगा बेटा जी, याद रखिएगा। इसलिए आपको S2 रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट को क्या ना हो, पेप्टिक अल्सर डिजीज ना हो। दूसरा देखिएगा, पेशेंट को पेन रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक दी जाती है, पेशेंट को पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक दी जाती है, क्लियर है। और एनाल्जेसिक दी जाएगी पेन रिलीव करने के लिए कौन सी, तो ये बार बार बता चुका हूं बेटा जी, मॉर्फिन दी जाएगी। जो लेटेस्ट है वो दोबारा याद कर लीजिएगा, मॉर्फिन दी जाएगी। किसको अवॉइड करना है, मेपेरेडिन को अवॉइड करना है, मेपेरेडिन को अवॉइड करना है। क्यों करना है, बिकॉज मेपेरेडिन कोजेज सीजर, ज्यादा दिनों तक मेपेरेडिन लेने से सीजर आने लग जाते हैं, इसलिए इस पेशेंट में मेपेरेडिन अवॉइड करनी है और मॉर्फिन देनी है। तीसरा देखिएगा बेटा जी, थर्ड क्या कहा जा रहा है, पेशेंट के अंदर इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है, इसलिए जिंदगी भर क्या दिया जाएगा, इंसुलिन दिया जाएगा। पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। पैरासिटामोल से ठीक नहीं होगा बेटा जी, सीवियर पेन होता है, मॉर्फिन देना पड़ेगा, बिल्कुल सही जा रहे हो डियर। इंसुलिन देनी जाएगी क्योंकि पेशेंट को लाइफ लॉन्ग क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन की कमी हो गई है। चलेगा अगला देखिएगा, लास्ट में खाने को डाइजेशन करने के लिए पैंक्रेटिक एंजाइम्स दिए जाएंगे, पैंक्रेटिक एंजाइम्स दिए जाएंगे डियर, पैंक्रेटिक एंजाइम्स दिए जाएंगे लाइफ लॉन्ग। अब गौर से देखिएगा क्या हो गया था, ये पेशेंट है, ये स्टमक है, यहाँ पे पैंक्रियाज है। अगर पैंक्रेटाइटिस हो गया था और इंसान ने फैट खाया था, फैट लिया बेटा जी, ये फैट आ गया, फैट कहाँ आ गया, इंटेस्टाइन में आ गया। फैट का डाइजेशन कौन करता है, पैंक्रेटिक लाइपेज एंजाइम करता है। देयर इज एंजाइम नोन एज पैंक्रेटिक लाइपेज, पैंक्रेटिक लाइपेज एंजाइम इधर से जाता है और फैट का डाइजेशन करवाता है। जब पैंक्रेटाइटिस ही हो गया तो ये एंजाइम इधर से जाएगा ही नहीं और फैट का डाइजेशन होगा ही नहीं, तो अनडाइजेस्टेड फैट किस में बाहर चली जाएगी, अनडाइजेस्टेड फैट स्टूल में बाहर आ जाएगी। जी हाँ, स्टूल के अंदर कौन आ जाएगी बेटा जी, फैट आ जाएगी, अनडाइजेस्टेड फैट, और उसे क्या कहा जाता है, उसे स्टीएटोरिया कहा जाता है। यस, दैट इज नोन एज स्टीएटोरिया। पैंक्रेटाइटिस के केस में स्टीएटोरिया करते हैं। राजूलाल झा जी बेटा, वो कंसेप्ट पुराना हो गया, मॉर्फिन स्पाज्म करती है, वो हट गया। अब मॉर्फिन एक स्पाज्म करती है, एक उससे बड़ा सीजर लाती है, तो किसको अवॉइड करोगे। ओके डियर, देखिएगा पेशेंट को पैंक्रेटिक एंजाइम्स गए और पैंक्रेटिक एंजाइम्स में अब क्या किया जाएगा, इस पेशेंट को बाहर से आपने बाहर से पैंक्रेटिक एंजाइम्स दे दिए, बाहर से बना बनाया पैंक्रेटिक लाइपेज दे दिया। ये पैंक्रेटिक लाइपेज जाएगा, इस फैट का डाइजेशन कर देगा और अब स्टूल में फैट नहीं आएगी। तो कैसे कह सकते हैं कि पैंक्रेटिक लाइपेज काम कर रहा है, स्टूल में फैट आना बंद हो जाएगी, स्टीएटोरिया बंद हो जाएगा। और यही तो राइट आंसर था। पैंक्रेलाइपेज काम कर रहा है, कैसे पता चलेगा, जब स्टूल में कौन आनी कम हो जाएगी, फैट आनी कम हो जाएगी, क्योंकि ये फैट का डाइजेशन करने लग गया है। चलेगा बेटा जी, वेरी गुड सर, बिल्कुल देना पड़ेगा डियर। कैल्शियम ग्लूकोनेट तब तक देना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग नहीं देना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग नहीं देना पड़ेगा। अरुण कुमार, केवल कैल्शियम लेवल जब तक मेंटेन नहीं हो जाता, एक बार कैल्शियम कैल्शियमिया को ट्रीटमेंट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, ब्लड का कैल्शियम लेवल नॉर्मल हुआ फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट बंद कर दिया जाएगा, लाइफ लॉन्ग नहीं दिया जाएगा। लाइफ लॉन्ग तो एंजाइम और इंसुलिन देंगे। पैंक्रेटिक लाइपेज विद फूड दिए जाते हैं बेटा जी, याद रखिएगा। कभी भी भूखे पेट नहीं देना है, खाने के साथ में देना है, अदरवाइज क्या करेंगे, जीआईटी इरिटेशन कर देंगे, अदरवाइज पेशेंट में जीआईटी इरिटेशन कर देंगे, याद रखना, नोजिया वोमिटिंग कर देंगे, एब्डोमिनल पेन कर देंगे और ब्लीडिंग कोज कर देंगे। इसलिए कभी भी आपको भूखे पेट नहीं देना है, खाने के साथ देना है। किसको, पैंक्रेटिक लाइपेज को। एक कॉमन साइड इफेक्ट बता देता हूं इसका, वेट गेन। वेट गेन बेटा जी, पैंक्रेलाइपेज जो पेशेंट लेता है उससे वेट गेन हो जाता है, क्योंकि पहले तो बॉडी फिक्स अमाउंट में एंजाइम निकाल रही थी, अब इतना लाएगा सर, बाइल तो आएगा ना, स्टीटोरिया क्यों होगा। प्रीतम कुमार बेटा, बाइल केवल इमल्सिफिकेशन करता है, डाइजेशन नहीं करता, बाइल केवल इमल्सिफिकेशन करता है, डाइजेशन नहीं करता डियर। इधर देखिएगा, ये आपका इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ये डियोडिनम हो गया, यहाँ आपका लीवर हो गया और लीवर के नीचे हो गया गॉल ब्लैडर, और यहाँ हो गया पैंक्रियाज। अब इधर देखिएगा, जैसे ही फैट यहाँ आई, बिल्कुल सही कहा, इधर से कौन आएगा, इधर से सर बाइल साल्ट आएगा, बाइल साल्ट आएगा, और ये बाइल साल्ट इस फैट का क्या कर देगा, इमल्सिफिकेशन कर देगा। अब ये इमल्सिफाइड फैट हो गई,
इमल्सिफाइड फैट हो गई। अब इधर से कौन आएगा? अब इधर से पैंक्रेटिक लाइपेज एंजाइम आएगा और ये पैंक्रेटिक लाइपेज एंजाइम अब क्या करेगा? इस इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन करेगा, डाइजेशन करेगा। ये बाइल साल्ट तो केवल इमल्सिफिकेशन करते हैं, डाइजेशन तो पैंक्रेटिक लाइपेज करता है ना बेटा। अगर इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो भी डाइजेशन नहीं होगा, अगर लाइपेज नहीं होगा तो भी डाइजेशन नहीं होगा। दोनों ही कंडीशन में डाइजेशन नहीं होगा डियर, हमेशा याद रखिएगा। चलेगा, वेट इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा प्रीतम कुमार जी। अब आपके समझ में आ गया होगा कि केवल इमल्सिफिकेशन से ही फैट डाइजेस्ट नहीं होती, इमल्सिफिकेशन से तो फैट पानी में सोल्यूबल हो जाती है, फिर पैंक्रेटिक लाइपेज एंजाइम उसका डाइजेशन करता है। अगर बाइल साल्ट नहीं होंगे तो नो इमल्सिफिकेशन नो डाइजेशन, और अगर इमल्सिफिकेशन हो गया लेकिन ये नहीं आया तो भी डाइजेशन नहीं होगा। ये कांसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही अच्छे से सारे कांसेप्ट क्लियर हो गए हैं आपके, आगे मूव करते हैं डियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलेगा। बिल्कुल सही है ठाकुर मीनाक्षी जी, पहले होगा इमल्सिफिकेशन, फिर होगा डाइजेशन, फिर होगा एब्जॉर्प्शन। अगर तीनों में गड़बड़ी होगी, इमल्सिफिकेशन हो गया, गड़बड़ी हो गई तो भी कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, स्टूल में फैट आएगी। अगर डाइजेशन नहीं हुआ तो स्टूल में फैट आएगी, अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो भी स्टूल में फैट आएगी। ओके डियर, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन देखिएगा। A client admitted to hospital with a diagnosis of cirrhosis. एक क्लाइंट को लीवर सिरोसिस के डायग्नोसिस के साथ एडमिट किया गया है और उस पेशेंट में मैसिव असाइटिस है, जबरदस्त असाइटिस हो गई है, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भर गया है और उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो रही है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। द नर्स परफॉर्म व्हिच इंटरवेंशन एज प्रायोरिटी, हाईलाइट कीजिएगा, एज प्रायोरिटी मेजर टू असिस्ट द क्लाइंट विद ब्रीथिंग। ये नहीं कह रही कि लीवर सिरोसिस के केस में क्या प्रायोरिटी होगी, आपसे पूछ रही है कि लीवर सिरोसिस के पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आ रही है तो सांस आसानी से आए, ब्रीथिंग इजीली हो जाए, उसके लिए क्या प्रायोरिटी हो। असाइटिस के केस में इजी पोजीशन देने से मतलब इजीली ब्रीथिंग कैसे होगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिएगा क्यों होती है बेटा जी, पहले तो ये देख लेते हैं। लीवर सिरोसिस के केस में क्या होगा पेशेंट को? सर लीवर सिरोसिस के केस में पेशेंट को सीवियर असाइटिस होगा, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड ही फ्लूइड भर जाएगा। अरे ये जो डायफ्राम ऐसा होता है, डोम शेप होता है, अगर इसके नीचे फ्लूइड ही फ्लूइड भर दिया जाए, अगर यहाँ क्या भर दिया जाए? फ्लूइड ही फ्लूइड भर दिया जाए, इतना फ्लूइड भर गया। अब मेरे को बताइए क्या डायफ्राम का मूवमेंट होगा, क्या नहीं होगा? याद रखिएगा, डिक्रीज डायफ्राम मूवमेंट, डायफ्राम मूव बहुत कम कर पाएगा, डिक्रीज डायफ्राम मूवमेंट, डायफ्राम पूरी तरह मूव नहीं कर पाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और डायफ्राम नहीं हिलेगा। इसका मतलब बंदे को क्या हो गया है? डिस्निया हो गया है। पेशेंट कैसी ब्रीथिंग करेगा? डीप ब्रीथिंग। डायफ्राम ऊपर नीचे गहरा होगा या हल्का हल्का होगा? हल्का होगा, हल्का। पेशेंट शैलो ब्रीथिंग करता है, असाइटिस का पेशेंट शैलो ब्रीथिंग करता है और असाइटिस के पेशेंट को डिस्निया हो जाता है क्योंकि डायफ्राम मूव नहीं करता। डायफ्राम कितने परसेंट ब्रीथिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? 75% ब्रीथिंग के लिए डायफ्राम रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर डायफ्राम काम नहीं करेगा तो याद रखना 75% ब्रीथिंग रुक जाएगी। जब 75% ब्रीथिंग करवाने वाला रोक रहा है तो याद रखेगा, क्लियर है बेटा जी। इसका मतलब शैलो ब्रीथिंग और डिस्निया होगा। अब इस डिस्निया को दूर करने के लिए क्या करेंगे? डिस्निया को दूर करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल सी बात होती है, ऑप्शन देखिएगा पहले फिर जवाब दीजिएगा, आंसर बता देता मैं आपको। चलेगा, इस ब्रीथिंग में असिस्ट करने के लिए प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा कि पेशेंट को हर 2 घंटों में साइड टू साइड रिपोजिशन करो, पेशेंट के हेड को 60 डिग्री तक एलिवेट कर दो, लंग्स फील्ड को हर 4 घंटे में ऑस्कल्टेट करो और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराओ हर 2 घंटे में। पेशेंट को हर 2 घंटे में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, हर 4 घंटे में लंग फील्ड को ऑस्कल्टेट करो, बेड को 60 डिग्री पे एलिवेट कर दो और पेशेंट को रिपोजिशन करो हर 2 घंटे। जवाब आने दीजिएगा ए बी सी डी, ए बी 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 बी, सारे की तरफ से बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है। देखते हैं कि किसी ने सी भी दिया है क्या, ए भी दिया है क्या? नहीं, किसी ने नहीं दिया, सभी का जवाब बी आ रहा है। बिल्कुल सही है भैया। प्रीतम कुमार जी ने कहा है कि 1 ए नहीं होगा बेटा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा बी। पेशेंट को क्या हो रही है सर? ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिएगा ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि सर फ्लूइड यहां जमा हो गया है। अगर फ्लूइड यहां जमा हो गया तो पेशेंट को ये वाली पोजीशन प्रोवाइड करो, तो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से डायफ्राम के नीचे का फ्लूइड नीचे चला जाएगा, ग्रेविटी की वजह से डायफ्राम के नीचे का फ्लूइड नीचे शिफ्ट हो जाएगा। चलिए ये डायफ्राम के नीचे का फ्लूइड हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ये नीचे शिफ्ट हो गया। जब फ्लूइड नीचे शिफ्ट हो गया, अब डायफ्राम को मूव करने में आसानी होगी और ईज इन ब्रीथिंग हो जाएगी, नॉर्मल ब्रीथिंग होने लगेगी। नॉर्मल ब्रीथिंग को किस नाम से जाना जाता है? यूपनिया के नाम से जाना जाता है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज नोन एज डिस्निया एंड नॉर्मल ब्रीथिंग और ब्रीथिंग विद ईज इज नोन एज यूपनिया। पेशेंट को यूपनिया हो जाएगा। सो पेशेंट को ये वाली पोजीशन देंगे, हाई फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन दी जाएगी पेशेंट को, हाई फाउलर पोजीशन दी जाएगी डियर टू ईज इन ब्रीथिंग। चाहे दुनिया का कोई सा भी केस हो और अगर उसमें डिस्निया हो रहा है तो आपको हाई फाउलर पोजीशन देनी है, हेड एंड एलिवेटेड रखना है। फोर्थ नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, राइट आंसर इज बी। असाइटिस कैसे हुआ सर? इसमें सचिन जी ने जी पूछ रहे हैं, अरे भैया लीवर सिरोसिस में असाइटिस कैसे हुआ? ये देखिएगा, ये कौन है साहब? ये लीवर है, ये हमारी पेरिटो एब्डोमिनल कैविटी है और ये हमारी ब्लड वेसल है। बिल्कुल सही कहा। इधर देखिएगा, इस ब्लड वेसल में फ्लूइड टिका हुआ है, ब्लड वेसल में फ्लूइड टिका हुआ है। ये फ्लूइड क्यों टिका हुआ है? कौन से प्रेशर की वजह से? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। याद रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है कि फ्लूइड ब्लड वेसल्स में टिका रहता है। ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लूइड को पकड़े रहता है, बाहर जाने नहीं देता। कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन मेंटेन करता है सबसे ज्यादा? एल्ब्यूमिन मेंटेन करता है, प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। एल्ब्यूमिन बनता कहां है? तो लीवर में बनता है। एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन होता है बेटा जी लीवर में। अगर लीवर सिरोसिस हो जाएगा, अगर लीवर सिरोसिस हो जाएगा तो क्या होगा? अगर लीवर सिरोसिस हो गया तो एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। जो प्रेशर फ्लूइड को बाहर जाने से रोक रहा था वो कम हो जाएगा, तो फ्लूइड धड़ाधड़ बाहर चला जाएगा, फ्लूइड बाहर चला जाएगा और पेशेंट को क्या हो जाएगा? पेशेंट को असाइटिस हो जाएगा और पूरी बॉडी में एडिमा हो जाएगा। जी हां, पेशेंट को एडिमा हो जाएगा, असाइटिस हो जाएगा। उसका कारण क्या होता है? एल्ब्यूमिन की कमी, एल्ब्यूमिन की कमी, ऑस्मोटिक प्रेशर की कमी। इस वजह से असाइटिस होता है, एडिमा होता है। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया इज द कॉज ऑफ असाइटिस। और दूसरा बड़ा कारण क्या होगा वो भी देख लीजिएगा बेटा
जी, यहाँ पे पाई जाती है आपकी पोर्टल वेन, जो लीवर में ले जाके ब्लड को डालती है। कौन सी वेन होती है? पोर्टल वेन। अगर लीवर सिरोसिस हो जाएगा, अगर लीवर सिरोसिस हो जाएगा यानी लीवर के रास्ते बंद हो जाएंगे, तो सारा फ्लूइड किसमें भरा पड़ा रहेगा? पोर्टल वेन में भरा पड़ा रहेगा, इसकी ब्रांचेज में, इसकी 7 ट्रिब्यूटरीज में भरा पड़ा रहेगा। फिर प्रेशर बढ़ने से वहां से फ्लूइड लीक हो जाएगा। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से दो कारण है एसाइटिस के। एक है पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाना। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 5 से 15 mm ऑफ एचजी। नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर होता है 5 से 15, और पोर्टल हाइपरटेंशन जब मोर देन 40 या 45 mm ऑफ एचजी, 40 या 45 mm एचजी से ज्यादा हो जाता है तब हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल 5 से 15 mm एचजी होता है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन का बढ़ना, पोर्टल प्रेशर का बढ़ना और ऑस्मोटिक प्रेशर का कम होना, उसकी वजह से क्या होता है बेटा जी? एसाइटिस और एडिमा होता है। सर ऑस्मोटिक एंड ऑनकोटिक प्रेशर इज सेम, ऑलमोस्ट सेम डियर। ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक प्रेशर इज ऑलमोस्ट सेम। एक प्रेशर होता है जिसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक प्रेशर होता है जिसे कहते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर दो चीजों से बनता है, प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड में जितने भी सॉलिड है, प्लाज्मा प्रोटीन प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स, प्लाज्मा प्रोटीन प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा डाला गया प्रेशर क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अगर इसमें से केवल प्लाज्मा प्रोटीन जो प्रेशर डालता है उसकी बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन, केवल प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट्स हटा दिया है, केवल प्लाज्मा प्रोटीन की बात हो तो ऑनकोटिक प्रेशर, और प्लाज्मा प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों की बात हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर। बस इतना सा अंतर होता है डियर, याद रखेगा, चलेगा। ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक में इतना ही अंतर होता है कि ऑस्मोटिक का मतलब होगा कि केवल ऑस्मोटिक बोले तो प्लाज्मा प्रोटीन इलेक्ट्रोलाइट दोनों की वजह से डाला गया प्रेशर, और ऑनकोटिक बोले तो केवल प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से डाला गया प्रेशर। ओके डियर, चलेगा बेटा जी, बहुत अच्छी चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था? इसलिए कौन सी पोजीशन दी जाएगी? जवाब आ गया सर, ब्रीथिंग को नॉर्मल करने के लिए पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन देंगे, बेड के हेड एंड को एलिवेट कर देंगे। अरे ये पोजीशन कब आती? जब प्रिवेंट बेड सोर, अगर बेड सोर का पेशेंट होता या बेड सोर की रिस्क वाला पेशेंट होता, इमोबिलाइज पेशेंट होता, बेड रिडन पेशेंट होता, तो फिर आप पोजीशन को हर 2 घंटे में चेंज कर दें। ये किस केस में किया जाता है? पल्मोनरी एडिमा के केस में। ये पल्मोनरी एडिमा या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में किया जाता है, जब आपको हर 2 घंटे में लंग फील्ड को 4 घंटे में लंग्स को ऑस्कल्टेट करना पड़ता है। क्या सुनने के लिए? क्रैकल्स साउंड सुनने के लिए, रेल्स साउंड सुनने के लिए हर 4 घंटे में लंग्स को ऑस्कल्टेट करना पड़ता है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कब दी जाएगी? जब एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो, जब एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो पेशेंट के, रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो, तब ये दिया जाता है। जैसे कौन सी बीमारी में होता है सर? जैसे अस्थमा में होता है, सीओपीडी में होता है, वो कोई भी बीमारी जिसमें एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, रास्ते में रुकावट आ रही है, उन केसेस में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है एटेलेक्टेसिस को रोकने के लिए। कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रेशर कौन डाला? इसमें प्रेशर कौन डाला बेटा जी? सर वाई एनजी ट्यूब एस्पिरेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एसोफेजियल वेरिसेस, क्योंकि बेटा वहां पहले से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अगर आप एनजी ट्यूब डालेंगे तो नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा, एसोफेजियल वेरिसेस रप्चर हो जाएगी, एसोफेजियल वेरिसेस रप्चर हो जाएगी, हमेशा याद रखेगा। इसलिए एसोफेजियल वेरिसेस में एनजी इंट्यूबेशन, एनजी सक्शनिंग नहीं की जाती। एनजी इंट्यूबेशन तो करते हैं नो डाउट, सेंसटेकन ब्लैकमोर ट्यूब एक एनजी ट्यूब का मॉडिफिकेशन ही तो है, तो ट्यूब तो डालते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना एस्पिरेशन नहीं करते। ओके डियर, अस्थमा सीओडी के केस में डीप ब्रीथिंग, मेनली डीप ब्रीथिंग का क्वेश्चन आता है तो जवाब देना है न्यूमोनिया और एटेलेक्टेसिस को रोकने के लिए। जब भी क्वेश्चन ऐसा है, आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है, और पोस्ट सर्जिकल पेशेंट में हर पेशेंट में डीप ब्रीथिंग दी जाती है, हर पोस्ट सर्जिकल पेशेंट में क्या करवाई जाती है? डीप ब्रीथिंग करवाई जाती है। क्यों? आपका जवाब एक ही होगा, टू प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस एंड न्यूमोनिया। 2 रोग हो सकते हैं, याद रखेगा। हर पोस्ट ऑपरेटिव केस में एटेलेक्टेसिस हो सकता है और हर पोस्ट ऑपरेटिव केस में न्यूमोनिया हो सकता है। तो न्यूमोनिया और एटेलेक्टेसिस, जिसमें मेन प्रायोरिटी एटेलेक्टेसिस है, इनको रोकने के लिए डीप ब्रीथिंग करवाई जाती है। इंसेंटिव स्पायरोमीटर को काम में लिया जाता है। ओके डियर, चलेगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। पेंक्रियास, पेंक्रियास हो गया। ओके डियर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट देखिएगा। तो हर चीज के लिए बता दिया। अगर सेम ऑप्शन रहते हैं, सिरोसिस हटा के कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नाम आ जाता तो जवाब आ जाता 4th। अगर याद रखेगा, सारे ऑप्शन हटा के क्वेश्चन आ जाता आपके सामने हिप फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर का क्वेश्चन आता यानी इमोबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता, याद रखेगा। या फिर क्वेश्चन आ जाता अनकॉन्शियस क्लाइंट का, अनकॉन्शियस क्लाइंट का आ जाता तो फिर आपको बहुत सारी पोजीशंस को मेंटेन करना पड़ता। और अगर सर्जरी पोस्ट सर्जिकल क्वेश्चन आ जाता तो आपका जवाब क्या हो जाता? डी हो जाता। ऑप्शन सेम रहते, कंडीशन चेंज करने पे आंसर चेंज हो जाता। ओके डियर, सारे कांसेप्ट क्लियर हो गए आपके यहां तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? चलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लासेंटा प्रीविया में पीवी नहीं करते, बिल्कुल बेटा जी। ओके डियर, क्या बात है, थैंक यू भैया जी, थैंक यू। ऑस्मोटिक कॉन्टैक्ट प्रेशर में कौन डाला? प्लाज्मा या कोई और? ऑस्मोटिक प्लाज्मा ही होता है बेटा, दोनों में प्लाज्मा प्रोटीन तो होते ही हैं, चाहे ऑस्मोटिक हो चाहे ऑनकोटिक हो, दोनों में प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। क्लियर है? ऑनकोटिक के अंदर आपका केवल प्लाज्मा प्रोटीन का प्रेशर डाला जाता है, और ऑस्मोटिक में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेशर डालते हैं। चलेगा डियर, अब आगे देखते हैं बेटा जी क्वेश्चन क्या कह रहा है। द नर्स इज असिस्टिंग द क्लाइंट, लास्ट से पढ़िएगा पहले, लास्ट लाइन से। द नर्स एडवाइज द क्लाइंट टू अवॉइड, द नर्स एडवाइज द क्लाइंट टू अवॉइड व्हिच आइटम्स दैट कुड एग्रीगेट द क्लाइंट्स कंडीशन। नर्स एडवाइस करिए पेशेंट को कि वो उन चीजों को अवॉइड करे जो पेशेंट की कंडीशन को एग्रीगेट कर सकती है, सीवियर कर सकती है, बढ़ा सकती है, पुअर कर सकती है, खराब कर सकती है। अब देखिएगा केस किसका है। द नर्स इज असिस्टिंग द क्लाइंट विद हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। क्या बात है भैया? हिपेटिक एनसेफेलोपैथी का पेशेंट है, उसमें कंडीशन और खराब ना हो जाए, तो आपको कौन सी चीज अवॉइड करनी है? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देखते ही जवाब दे देंगे। फटाफट बोलिएगा कि ऑस्मोटिक केस में, सॉरी हाइपेटिक एनसेफेलोपैथी के केस में क्या चीज अवॉइड करनी होती है? अरे ऑप्शन तो आने दीजिएगा। टोमेटो सूप को अवॉइड किया जाएगा, टोमेटो सूप को अवॉइड करना है बेटा जी। फ्रेश फ्रूट प्लेट को अवॉइड करना है, यानी फ्रेश फ्रूट अवॉइड करना है। वेजिटेबल सूप अवॉइड करना है, या ग्राउंड बीफ पैटी अवॉइड करनी है? फटाफट जवाब दीजिएगा बेटा जी, थोड़ा सा दिमाग लगा के जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही है, हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड किया जाएगा। ओके सर का मूड ऑफ है? अरे नहीं भैया, मूड ऑफ नहीं है, मूड एकदम चंगा है, झकास मूड है, इसीलिए तो धड़ाधड़ क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मूड ऑफ नहीं है भैया, मूड ऑफ नहीं है।
पास है, चलिएगा आप जवाब दीजिएगा। डी होगा सर, डी होगा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हिपेटिक एनसेफेलोपैथी के केस में कौन सी डाइट दी जाती है? लो प्रोटीन डाइट दी जाती है, बिल्कुल सही कहा। पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट दी जाएगी। कौन सी डाइट अवॉइड की जाएगी? तो जवाब आएगा हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड की जाएगी। जब भी हिपेटिक एनसेफेलोपैथी का केस होता है तो हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड की जाती है। और हाई प्रोटीन डाइट का एग्जांपल कौन होगा? अरे बीफ होगा, याद रखिएगा। जो वेज नॉन वेज डाइट होती है, याद रखिएगा, नॉन वेज डाइट्स आर ऑलवेज हाई इन प्रोटीन, आइदर इट इज एग और इट इज बीफ और इट इज चिकन और इट इज मीट। याद रखिएगा, किसी भी केस में बात की जाए तो जो नॉन वेज डाइट्स होती हैं दीज आर हाई इन प्रोटीन। जब भी हिपेटिक एनसेफेलोपैथी का केस आए, आपको कौन सी डाइट अवॉइड करनी है? नॉन वेजिटेरियन डाइट अवॉइड करनी है, एग को अवॉइड करना है, एग को अवॉइड करना है, बीफ को अवॉइड करना है, चिकन को अवॉइड करना है एंड मीट को अवॉइड करना है। ओके डियर, चलेगा। सर आपने एमएसएन कहां से पढ़ी? मैंने मेरे टीचर से पढ़ी बेटा जी, मेरे टीचर्स ने पढ़ी सर। लसंगा को लबासना। ओके डियर, चलेगा, वेरी गुड भैया, वाह सर क्या पंजाबी बोलते तुसी। थैंक यू डियर कंचन जी। ओके डियर, आगे रेड मीट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मीट नॉन वेज डाइट अवॉइड की जाती है हिपेटिक एनसेफेलोपैथी में। क्या होती है हिपेटिक एनसेफेलोपैथी? थोड़ा इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं डियर। अगर एक पेशेंट सफर कर रहा है लीवर सिरोसिस से, तो देखिएगा लीवर का नॉर्मल काम क्या होता है, इधर देखिएगा। हमारी बॉडी में जब भी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, whenever there is protein metabolism, बॉडी में जब भी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा तो एक वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होगा जिसे कहा जाएगा अमोनिया। वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होगा जिसे क्या कहा जाएगा? अमोनिया। अमोनिया याद रखिएगा वेरी टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक होती है, बहुत ज्यादा डेंजरस होती है बॉडी के लिए एंड लेस वाटर सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल बहुत कम होती है। इसका मतलब लेस यूरिन एक्सक्रीशन, यूरिन में कम जाएगी, यानी बॉडी में ही पड़ी रहेगी और बॉडी को नुकसान पहुंचाती रहेगी। अमोनिया जो पैदा होती है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है और वाटर में कम सोल्यूबल होती है। वाटर में कम सोल्यूबल यानी यूरिन में कम जाएगी, तो कहां पड़ी रहेगी? बॉडी में पड़ी रहेगी, बॉडी को नुकसान पहुंचाती रहेगी। ये किसका केस होता है डियर? ये केस होता है बेटा जी सर केएफसी फूड में प्रोटीन नहीं होता, बिल्कुल सही है, वहां से उठा दिया गया होगा। ओके डियर, याद रखिएगा। अब देखिएगा चीज याद रखिएगा बेटा जी, अमोनिया इतनी जब जहरीली है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कौन कन्वर्ट करता है? लीवर भाई साहब। जी हां, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन लीवर, इट कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। यूरिया पहली चीज तो होती है लेस टॉक्सिक, बहुत कम टॉक्सिक होती है एंड सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होती है, इसलिए आसानी से किसमें चली जाती है? यूरिन में। इजी यूरिन एक्सक्रीशन हो जाता है। इस तरह बॉडी के कचरे को बाहर फेंका जाता है। यू अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट करो और फिर यूरिया को यूरिन में बाहर निकाल दो, ये कंसेप्ट होता है बॉडी का। क्लियर है जी? बिल्कुल, इसे कहा जाता है यूरिया साइकिल, दिस इज नॉन एज यूरिया साइकिल। अब देखिएगा, अगर लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर सिरोसिस अगर हो गया है, इसका मतलब लीवर भाई साहब काम नहीं कर रहे, और लीवर अगर काम नहीं कर रहा है इट मींस अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रही। इसका मतलब बॉडी में किसका लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है? अमोनिया का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रही, अमोनिया का लेवल बढ़ता जा रहा है। सो द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड अमोनिया लेवल, अमोनिया लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब गौर से देखिएगा, ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है जिसे कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ ब्रेन इज नोन एज ब्लड ब्रेन बैरियर कहलाती है। अब कंसेप्ट सुनिएगा बेटा जी, यूजुअली जब नॉर्मल अमोनिया होती है, नॉर्मल अमोनिया कैन नॉट क्रॉस बीबीबी, नॉर्मल अमोनिया कैन नॉट क्रॉस बीबीबी, नॉर्मल अमोनिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन इंक्रीज अमोनिया कैन क्रॉस बीबीबी, इंक्रीज अमोनिया बीबीबी को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर। हेपेटिक एनसेफेलोपैथी अभी बताऊंगा बेटा जी क्या होगा, बिल्कुल बताएंगे, याद रखना। इंक्रीज अमोनिया कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके और ब्रेन में चली जाएगी और ब्रेन को डैमेज कर देगी। उस चीज को कहते हैं एनसेफेलोपैथी, उसे कहा जाता है एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी मींस डैमेज टू ब्रेन टिश्यू इज नोन एज एनसेफेलोपैथी। ये एनसेफेलोपैथी क्यों हुई? क्योंकि अमोनिया बढ़ा हुआ है सर। अमोनिया को किसने बढ़ाया? लीवर की वजह से बढ़ा है, लीवर प्रॉब्लम से, इसलिए इसे कहा जाता है हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। कौन सी एनसेफेलोपैथी कहा जाएगा? हिपेटिक एनसेफेलोपैथी कहलाएगा। अब दूसरा कंडीशन देखिएगा डियर, दूसरी कंडीशन देखिएगा, अगर पेशेंट को क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया है, जिसे यूरीमिया बोला जाता है, क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट को यूरीमिया से इंडिकेट किया जाता है। उसमें भी क्या होता है सर? यूरिन नहीं बनता, बिल्कुल सही कहा, यूरिन नहीं बनेगा, यूरिन नहीं बनेगा बेटा जी। अगर यूरिन नहीं बनेगा तो अमोनिया यूरिन में जाएगी नहीं, अमोनिया की बॉडी में मात्रा बढ़ती जाएगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगा और फिर एनसेफेलोपैथी कर देगी, दोबारा एनसेफेलोपैथी कर देगी। इस एनसेफेलोपैथी को किस नाम से जाना जाएगा? यूरेमिक एनसेफेलोपैथी के नाम से जाना जाएगा, यूरेमिक एनसेफेलोपैथी के नाम से जाना जाएगा। तो एनसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन का डैमेज होना, चाहे लीवर फेलियर हो चाहे किडनी फेलियर हो, दोनों ही केस में क्या हो सकता है? एनसेफेलोपैथी हो सकती है बेटा जी, ये कांसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ओके डियर, बिल्कुल सही है, थैंक यू तगन्नू जी ने, बीबीबी को क्रॉस कर जाती है, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा हिपेटिक एनसेफेलोपैथी और यूरेमिक एनसेफेलोपैथी में क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। जब ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो सबसे पहले होगा कंफ्यूजन। पूछा जाता है कि लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, सबसे पहला सिम्टम क्या होगा? फर्स्ट सिम्टम क्या होगा एनसेफेलोपैथी का? आपका जवाब आएगा कंफ्यूजन होगा सर। अगर लीवर सिरोसिस का पेशेंट कंफ्यूजन शो कर रहा है तो भाग के डॉक्टर को जाके बोलो कि सर एनसेफेलोपैथी हो गई है। एनसेफेलोपैथी का सबसे पहला लक्षण कंफ्यूजन होता है, ब्रेन में कोई भी लोचा हो सबसे पहला लक्षण कंफ्यूजन होगा। दूसरा देखने को मिलेगा एस्टेरिक्सिस, एक कंडीशन देखने को मिलेगी एस्टेरिक्सिस, और एक देखने को मिलेगी फीटर, एक देखने को मिलेगी फीटर। बेटा जी चाहे कोई सी भी हो, मैं क्या कह रहा हूं, चाहे हिपेटिक एनसेफेलोपैथी हो चाहे यूरेमिक एनसेफेलोपैथी हो,
कोई सी भी एनसिफेलोपैथी हो, दोनों ही एनसिफेलोपैथी में यही लक्षण आएंगे, दोनों एनसिफेलोपैथी में यही लक्षण आएंगे, दोनों में कंफ्यूजन होगा, दोनों में एस्टेरिक्सिस होगा, दोनों में फीटर होगा, बस नाम चेंज कर दिया जाएगा। इसे बोला जाएगा हिपेटिक एस्टेरिक्सिस। अगर लीवर की वजह से है तो हिपेटिक एस्टेरिक्सिस होगा, और किडनी फेलियर की वजह से है तो यूरेमिक एस्टेरिक्सिस होगा। फीटर में लिख देना फीटर हिपेटिकस अगर लीवर फेलियर है तो, और फीटर यूरेमिक अगर रीनल फेलियर है तो, बस। लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, फीटर इसमें भी होगा, एस्टेरिक्सिस होगा और कंफ्यूजन होगा, तीनों चीजें पाई जाएगी। बिल्कुल बेटा जी। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का पहला सिम्टम ही कंफ्यूजन होता है बेटा जी। अल्टर्ड एलओसी का, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का सबसे पहला सिम्टम क्या होता है? सबसे पहला सिम्टम कंफ्यूजन या रेस्टलेसनेस ही होता है। क्लियर बेटा जी? कंफ्यूजन एम से होता है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही है। अल्टर्ड एलओसी बोलो चाहे कंफ्यूजन बोलो, एक ही बात है। अब देखिएगा, एस्टेरिक्सिस का मतलब क्या होता है? पेशेंट को सीधा खड़ा कर दो, कहो हाथ सीधा रख, लेकिन पेशेंट अपने हाथ को सीधा नहीं रख पाता, हाथ गिर जाता है, फिर सीधा करता, फिर गिर जाता है। दिस इज नोन एज फ्लैपिंग ट्रेमर्स। तो फ्लैपिंग ट्रेमर्स का आना कहलाता है एस्टेरिक्सिस, फ्लैपिंग ट्रेमर्स। और पेशेंट के मुंह से फ्रूटी स्मेल आना, फ्रूटी स्मेल आना क्या कहलाता है डियर? फ्रूटी स्मेल आना मुंह से, ब्रेथ में, पेशेंट की सांस में फ्रूटी स्मेल आना, दैट इज नोन एज ए फीटर। ये कांसेप्ट होता है हिपेटिक एनसिफेलोपैथी के। अरुण कुमार जी कह रहे हैं प्लीज रिपीट। बिल्कुल, फीटर क्या होता है वही क्लियर कर रहा हूं बेटा। फीटर का मतलब होता है फ्रूटी स्मेल इन ब्रेथ, ब्रेथ में फ्रूटी स्मेल आना, सांस में फ्रूट्स की खुशबू आना, क्या कहलाता है बेटा जी? फीटर कहलाता है। और ये कब आएगा? जब यूरेमिक अमोनिया का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और सांस में अमोनिया आएगी, सांस में अमोनिया आएगी। फीटर का मतलब होता है स्मेल आना माउथ से, बिल्कुल सही है। फ्रूटी स्मेल आना बेटा, केवल स्मेल नहीं आना, फ्रूट्स की स्मेल आना ड्यू टू इंक्रीज्ड ड्यू टू लेवल ऑफ अमोनिया इन एक्सपायर्ड एयर, उसे चीज को कहा जाता है आपका फीटर। और फ्लिपिंग ट्रेमर्स, हाथों का यूं नीचे गिरना, क्या कहलाता है? एस्टेरिक्सिस। और कंफ्यूजन सबसे पहला सिम्टम होगा। अगर आपको इसे ठीक करना है तो आपको किसका लेवल नहीं बढ़ने देना है? अमोनिया का लेवल नहीं बढ़ने देना है। और अमोनिया का लेवल कब नहीं बढ़ेगा? जब आप लो प्रोटीन डाइट देंगे। जी हां, लो प्रोटीन डाइट दी जाएगी, लो प्रोटीन डाइट दी जाएगी, तब लेवल नहीं बढ़ेगा। अब क्वेश्चन को बताइएगा फटाफट, जवाब आ गया होगा आपके पास में। शाबाश भैया जी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड भैया। आप देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। द नर्स इज असाइन्ड टू केयर फॉर ए क्लाइंट बीइंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद डायग्नोसिस ऑफ सिरोसिस। अच्छे से पढ़िएगा। द नर्स इज असाइन्ड, नर्स को जिम्मेदारी दी गई है टू केयर फॉर ए क्लाइंट, एक क्लाइंट की केयर करने के लिए, बीइंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, विद डायग्नोसिस ऑफ सिरोसिस। कौन से डायग्नोसिस के साथ एडमिट किया गया बेटा जी? लीवर सिरोसिस के डायग्नोसिस के साथ एडमिट किया गया है, एंड असाइटिस। और सिरोसिस के साथ साथ क्या हो रहा है? उसको सिरोसिस की वजह से असाइटिस हो रहा है। इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है। व्हिच डाइटरी मेजर्स, which dietary measure should the nurse expect to be prescribed for the client? इस क्लाइंट के लिए कौन सा डाइटरी प्रेस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, यानी डाइट कैसी ली जाएगी, ये देख पूछा जा रहा है क्वेश्चन। देखिएगा, सोडियम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, सोडियम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, फैट इंटेक बढ़ा दिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया जाएगा, या कैलोरी को 1500 पर डे कर दिया जाएगा। जवाब आने दीजिएगा। लैक्टुलोज नहीं था बेटा, लैक्टुलोज नहीं था। बिल्कुल, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी फ्रूटी स्मेल आती है बेटा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी फ्रूटी स्मेल आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां पे भी आती है कीटोन बॉडी की वजह से, लेकिन यहाँ अमोनिया की वजह से आएगी। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बिल्कुल सही है भैया। द राइट आंसर इज ए, द राइट आंसर इज ए। देखिए एग्जामिनर कंफ्यूज करता है आपको, अरे सिरोसिस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये लो यहाँ क्या लिखा हुआ है? असाइटिस, असाइटिस लिखा हुआ भैया। असाइटिस क्यों हुआ था? क्योंकि सर लो ओस्मोटिक प्रेशर हो गया था, ओस्मोटिक प्रेशर कम हो गया था बेटा जी, याद रखेगा, ओस्मोटिक प्रेशर कम हो गया था, जिसकी वजह से पेशेंट को असाइटिस हो गया था। और असाइटिस बोले तो एडिमा हो गया था। क्लियर है? जब भी याद रखेगा आपके पास में केस किसका आता है? लीवर सिरोसिस का आता है। तो एक चीज याद रखेगा बेटा जी, पेशेंट को क्या किया जाता है? सोडियम लो दिया जाता है, लो सोडियम डाइट दी जाती है, लो प्रोटीन डाइट दी जाती है, पहले ही बता चुका हूं। अगला चीज देखिएगा बेटा जी, फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, ऐसा क्लियर है? कितनी कैलोरीज दी जाती है? तो जवाब आएगा कैलोरीज दी जाती है 2000 से 3000 किलो कैलोरी। नॉर्मल बीमार को ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ेगी, 2000 से 3000 किलो कैलोरी दी जाएगी। कार्बोहाइड्रेट डिक्रीज नहीं दिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज दिया जाएगा। फैट इंक्रीज नहीं होगा, फैट डिक्रीज होगा, हम पढ़ चुके हैं। और कैलोरीज 1500 नहीं होगी, 2000 से 3000 किलो कैलोरी होगी। सर डाइट में क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज होता है, कौन सी डिजीज में कौन सी देते हैं? सुविधा वर्मा जी बेटा जी सारी एक साथ क्लियर हो रही है, एक एक डिजीज को पढ़ते जाइएगा, सारी क्लियर हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने डाइट में कि चाहे लीवर का केस हो, पैंक्रेटाइटिस का केस हो, या गॉल ब्लैडर का केस हो, फैट को कैसा करना होता है? लो करना होता है। प्रोटीन को कैसा करना होता है? लो करना होता है। और कार्बोहाइड्रेट को कैसा करना होता है? हाई करना होता है। इन तीनों ही केस में बेटा जी बीमारी की अवस्था में कैलोरी की डिमांड ज्यादा होती है, सो कैलोरी चाहिए कि 2000 से 3000। कार्बोहाइड्रेट बढ़ाने की जरूरत है, फैट को कम करने की जरूरत है। सो राइट आंसर इज सोडियम रेस्ट्रिक्शन, ये राइट आंसर होता है। सोडियम को कम रखा जाता है, सोडियम और प्रोटीन को कम किया जाता है, सोडियम को लो रखा जाता है, प्रोटीन को कम रखा जाता है। क्लियर, हमेशा याद रखेगा। ओके डियर, चलेगा, वेरी गुड। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन था, गलत हो गया, बिल्कुल भैया। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन तीनों लिखा है, कैलोरी को 15 तक करेंगे, कैलोरी रोकेंगे नहीं, बल्कि बीमार के केस में तो कैलोरी की डिमांड बढ़ जाती है, कैलोरी रेस्ट्रिक्ट नहीं की जाएगी। ओके डियर, चलेगा। एक चीज मैंने पहले कहा, कभी भी कैलोरी आए तो आप इसे कार्बोहाइड्रेट मानना, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जब भी कहीं कैलोरी वर्ड लिखा है आप उसे कार्बोहाइड्रेट मान के सोल्व कर देना, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलिए बेटा जी, बिल्कुल बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइस भी बता दो मेरे को एक बार सिरोसिस की। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? लैक्टुलोज या नियोमाइसिन? फटाफट जवाब दीजिएगा। ए लैक्टुलोज, बी नियोमाइसिन। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिवर सिरोसिस? लैक्टुलोज या नियोमाइसिन, कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है? जवाब आने दीजिएगा। व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिवर सिरोसिस? ए लैक्टुलोज या बी नियोमाइसिन? आने दीजिएगा, आंसर आने दीजिएगा कि क्या ड्रग ऑफ चॉइस होगी, लिवर सिरोसिस होगा या
लैक्टुलोज होगा। पापा जी और फूफा जी को रोकना है, काकोसा को लाना है। बिल्कुल भैया जी, पापा जी फूफा जी को रोकना है, काकोसा को लाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नियोमाइसिन नहीं होगी, बिल्कुल सही है भैया। लैक्टुलोज, लैक्टुलोज नॉट नियोमाइसिन। द ड्रग ऑफ चॉइस इज लैक्टुलोज। लैक्टुलोज डीओसी होती है। दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लीवर सिरोसिस। ड्रग ऑफ चॉइस लैक्टुलोज होती है। कैसे काम करती है देखिएगा कि ये हमारी जीआईटी होगी, ये हमारी जीआईटी होगी बेटा जी। कोलन की बात कर रहा हूँ, यस दिस इज कोलन। और पेशेंट को कैसी डाइट दी थी आपने? सर पेशेंट को हम लो प्रोटीन डाइट दे रहे हैं। लो प्रोटीन, पहले से ही कम प्रोटीन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रोटीन कैसा रह जाएगा? अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। अनडाइजेस्टेड प्रोटीन होगा। माना हमने पेशेंट को क्या दिया सर? माना हमने पेशेंट को प्रोटीन कम दिया है। ये लीजिए, ऐसे सही डायग्राम आ गया आपका। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। पेशेंट को प्रोटीन खिला रहे हैं, लेकिन कैसा प्रोटीन खिला रहे हैं? लो प्रोटीन डाइट दे रहे हैं। क्या सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाएगा? क्या नहीं होगा सर? कुछ अनडाइजेस्टेड प्रोटीन भी बच जाएगा। और ये अनडाइजेस्टेड प्रोटीन अब भटकता भटकता अनडाइजेस्टेड प्रोटीन कहां जाएगा बेटा जी? अनडाइजेस्टेड प्रोटीन भटकता भटकता जाएगा कोलन में। जी हाँ, और कोलन में किससे सामना होगा? नॉर्मल फ्लोरा से सामना होगा। ई कोलाई, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इस्चीरिया कोलाई। ई कोलाई की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा जी? इस्चीरिया कोलाई। ई कोलाई से सामना होगा किसका? अनडाइजेस्टेड प्रोटीन का। अब इसका डाइजेशन नहीं होगा, इसका फर्मेंटेशन होगा। डाइजेशन नहीं होगा, अब इसका फर्मेंटेशन होगा। बैक्टीरिया डाइजेशन नहीं करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे। जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन कोलन में आया है, उस कोलन में नॉर्मल फ्लोरा ने उस अनडाइजेस्टेड प्रोटीन का फर्मेंटेशन किया, और उससे कौन सी गैस पैदा हो गई? अमोनिया पैदा हो गई। और अमोनिया ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई। अमोनिया पैदा हो गया, अमोनिया ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई। ये लीजिए साहब, ब्लड में किसका लेवल बढ़ गया? अमोनिया का लेवल बढ़ा दिया। माना आपने अमोनिया कम पैदा हो, इसलिए लो प्रोटीन डाइट दी। लो प्रोटीन डाइट कम क्यों दी? टू डिक्रीज अमोनिया, कि अमोनिया कम पैदा हो बॉडी में, इसलिए आपने लो प्रोटीन डाइट दी थी। लेकिन तो भी क्या हुआ कि अनडाइजेस्टेड प्रोटीन गया, नॉर्मल फ्लोरा ने काम किया और फर्मेंटेशन करके अमोनिया पैदा करा दी। अमोनिया ब्लड में चली गई, एब्जॉर्ब होगी, और अमोनिया का लेवल दोबारा बढ़ गया। तो आपकी सारी मेहनत बेकार चलेगी, सारी मेहनत बेकार चलेगी लो प्रोटीन देने की। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में दो चीज की जा सकती है, याद रखिएगा। इस केस में दो चीज की जाती है। कौन कौन सी की जाती है बेटा जी? पहला आइटम तो क्या करोगे? अगर ये अनडाइजेस्टेड प्रोटीन यहां से स्पीड से चला जाए, अगर ये अनडाइजेस्टेड प्रोटीन यहां से स्पीड में गुजर जाए, सट चला जाए, तो नॉर्मल फ्लोरा देखता ही रह जाएगा, फर्मेंटेशन नहीं कर पाएगा और अमोनिया पैदा नहीं होगी। और दूसरा तरीका, सर इस नॉर्मल फ्लोरा को ही खत्म कर दो ना, नॉर्मल फ्लोरा को ही खत्म कर दो, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बेटा जिसमें लैक्टुलोज दिया जाता है। पहली तरीके में क्या दी जाती है? लैक्टुलोज दी जाती है। इट इज ए लैक्टोज। लैक्टोज का ही डेरिवेटिव होता है, आप सभी सुन चुके हैं, इट इज ए डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकेराइड सबसे छोटी यूनिट, उससे बड़ी वाली यूनिट होती है डाइसैकेराइड होता है। ये जीआईटी में पेरिस्टाल्सिस बढ़ा देता है। जीआईटी में पेरिस्टाल्सिस को क्या करेगा? बढ़ा देगा। पेशेंट को क्या होगा? डायरिया होगा। पेशेंट को डायरिया होगा, तो अनडाइजेस्टेड जो प्रोटीन होगी वो सटाक से चली जाएगी, नॉर्मल फ्लोरा के हाथ में ही नहीं आएगी। और नॉर्मल फ्लोरा के हाथ में नहीं आएगी तो क्या होगा? अमोनिया डेवलप पैदा नहीं होगा, अमोनिया का लेवल नहीं बढ़ेगा। याद रखिएगा, ये डायरिया करवा देता है। तो अभी अनडाइजेस्टेड प्रोटीन डायरिया की वजह से वेरी रैपिडली गुजर जाते हैं, नॉर्मल फ्लोरा के कांटेक्ट में ही नहीं आते। दूसरी ड्रग होती है बेटा जी नियोमाइसिन। सेकंड ड्रग इज नियोमाइसिन। ये क्या करेगी? इनको खत्म कर देगी। किसको खत्म कर देगी? तो जवाब आया नॉर्मल फ्लोरा को किल कर देगी। नॉर्मल फ्लोरा को किल कर देगी, मार ही देगी। जब नॉर्मल फ्लोरा को ही मार देगी तो प्रोटीन चाहे आराम से जाओ, कोई एक्शन नहीं होगी, अमोनिया पैदा नहीं होगी। तो सर ड्रग ऑफ चॉइस तो फिर नियोमाइसिन को होना चाहिए था ना? नहीं, नॉर्मल फ्लोरा किल हो गया, इसका मतलब विटामिन के नहीं बनेगा। विटामिन के का निर्माण रुक जाता है, जो बहुत सीवियर होता है लिवर सिरोसिस के केस में। लिवर सिरोसिस के केस में आप विटामिन के निर्माण को नहीं रोक सकते, इसलिए हम नियोमाइसिन को प्रीफर नहीं करते हैं। किसको प्रीफर करते हैं? लैक्टुलोज को प्रीफर करते हैं। सो लैक्टुलोज इज ड्रग ऑफ चॉइस, नॉट नियोमाइसिन। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि लिवर सिरोसिस के केस में नॉर्मल फ्लोरा को किल करने के लिए क्या काम में लेते हैं, तो नियोमाइसिन काम में लेते हैं। और पेरिस्टाल्सिस बढ़ा के डायरिया करवाने के लिए क्या काम में लेते हैं, तो लैक्टुलोज काम में लेते हैं। दोनों ही ड्रग का मकसद क्या है? कि डिक्रीज अमोनिया प्रोडक्शन। दोनों ही ड्रग का मकसद है डिक्रीज अमोनिया प्रोडक्शन, लेकिन दोनों अलग अलग ढंग से काम करती है। चलिए बेटा जी, सारे कांसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, होप सो आपके। अगर समझ में आ रहा है, जबरदस्त चल रहा है, तो आने दो भैया, थम्स अप आने दीजिएगा। सर नॉरसेट वैक्सीन का आज लास्ट टेस्ट है, आगे की प्रोसेस क्या होगी? वी आर एक्साइटेड। बिल्कुल सुमेर सैनिटी है, सेकंड स्टार लॉन्च किया जाएगा कल की क्लास में। सेकंड स्टार लॉन्च किया जाएगा। 5 स्टार थे भैया जी, देयर वर 5 स्टार। 5 स्टार थे आपके सामने, देयर वर 5 स्टार। जी हाँ, स्टार नंबर 1, स्टार नंबर 2, स्टार नंबर 3, स्टार नंबर 4 एंड स्टार नंबर 5। ओलंपियाड, इसमें एमेजन ओलंपियाड था। अब देखिएगा नंबर 2 कल की डेट में लॉन्च होगा भैया जी। कल बोले तो 11 अगस्त, 11 अगस्त होगा 10 का 40 सेशन, उसमें अनवील किया जाएगा। सेकंड स्टार को खोलने की बारी कल आई है, बिल्कुल सर टेस्ट दिए हुए हैं, पेपर अनलॉक क्यों नहीं हुए कल के दिन में। एक चीज और सुन लीजिएगा, एक आपके लिए अनाउंसमेंट और है। बहुत सारे बच्चे टाइम प्रॉब्लम से, ड्यूटी की वजह से पेपर नहीं दे पाए थे, तो याद रखिएगा कल 8 AM से, कल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आपको ऐप पे एमएसएन ओलंपियाड के पांचों एमएसएन ओलंपियाड में 5 पेपर्स पे करने का टाइम मिलेगा। आप दोबारा पेपर दे सकते हैं, लेकिन दिन एक ही मिलेगा बेटा जी। 5 के 5 पेपर आप कल की तारीख में दोबारा दे सकते हैं। सुन लीजिएगा, आप पांचों के पांचों पेपर दोबारा, थैंक यू पूजा टप्पू जी ने बेटा जी, थैंक यू। आप पांचों के पांचों पेपर दोबारा दे सकते हैं, लेकिन दिन कल का ही होगा। कल की डेट में आप सारे पेपर दे सकते हैं, याद रखिएगा। शुएब रजा सर भी थैंक यू बेटा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन सुबह 8 से रात के 8 तक आपको गुरुंदर सिंह अकेडमी के ऐप पे एमएसएन ओलंपियाड का जो कोर्स है, उस कोर्स में सारे के सारे पेपर मिलेंगे। और कल की क्लास में अनाउंस कर दिया जाएगा कि आपको सॉल्यूशन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो कल की क्लास में अनाउंस किया जाएगा। कल की क्लास में अनाउंस किया जाएगा कि कहां सॉल्यूशंस वगैरह मिलेंगे। ओके डियर, थैंक यू। चलेगा।
अब क्या कहा जा रहा है डियर, देखिएगा ये क्वेश्चन हो गया हमारा,